अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। ऐसा खित्ता जो एक ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जिन्हें दुनिया की मेहनती कौम भी कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशी तौर पर कैसे ये मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, क्या बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश चली गई, आज कौन सा मौका दोबारा पाकिस्तान को मिला है कि बांग्लादेश को माशी तौर पर ये पीछे छोड़ सकता है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को कैसे स्टूडेंट ने एहतजाज करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा आपको बांग्लादेश की ऐसी खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसा कि बंगाली या कंट्री ऑफ बंगाल। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 को तारीख का वो दिन था जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाने वाला हिस्सा एक नई शनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे में उभरा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी ने जिस्म का एक अज़ा जिस्म से अलग कर दिया हो। पाकिस्तान को आज़ादी मिले अभी 25 साल भी नहीं गुजरे थे कि इंडियन की मदद के साथ मशरक़ी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले खित्ते ने आज़ादी हासिल कर ली। ये ऐसा ज़ख्म है जो आज भी तारीख की किताबों में ज़िंदा है। बांग्लादेश की मौजूदा कुल आबादी 17 करोड़ 36 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस्लामी दुनिया का ये तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क 92 नंबर पर आता है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया से 95% और म्यांमार से 5% लगता है, जबकि दूसरी तरफ खलीज बंगाल की तवील साहिली पट्टी वाक़िया है। दोस्तों, बांग्लादेश की कौम को दुनिया की मेहनती कौम भी कहा जाता है और इस मुल्क की तेज़ी से तरक्की का राज भी यही है। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको बंगाली सबसे ज़्यादा मेहनत से काम करते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में बंगाली बड़ी तादाद में आबाद हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कम होते जा रहे हैं, जबकि बंगालियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि ये काम पैसों में ज़्यादा काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोरम रिपोर्ट के मुताबिक 74 लाख बांग्लादेशी काम की गर्ज से दूसरे ममालिक में मुकीम है, जिसमें 30 लाख के करीब इंडिया में रहते हैं, जबकि 10 लाख के करीब सऊदी अरब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने मुल्क को पैसा कमाकर भेजते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साहिल समंदर भी बांग्लादेश में मौजूद है, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और ये दुनिया का भी तीसरा सबसे तवील साहिल है। इस मुल्क में बोले जाने वाली ज़बान, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में 8वें नंबर पर आती है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू ज़बान भी ये लोग बोलते हैं। बांग्लादेश में 91% मुसलमान आबाद हैं, जबकि 8% हिंदू और 1% दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूँ, जिससे आपको बांग्लादेश की सलाहियत और मेहनती होने का अंदाज़ा हो जाएगा। दुनिया में चाइना और इंडिया जैसे बहुत बड़े रकबे वाले ममालिक साल में 2 बार चावल की पैदावार करते हैं, जबकि बांग्लादेश रकबे के लिहाज से 92 नंबर पर आता है। इसके बावजूद ये मुल्क साल में 3 बार चावलों की पैदावार करता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही मुल्क है जिसके 1971 में हालात बस से बदतर थे। करेंसी की वैल्यू भी ज़ीरो थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल की जाती थी। करेंसी के प्रिंट होने के बाद भी इसकी वैल्यू टक्के की भी नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू टक्के की भी नहीं रही। जी हाँ, बांग्लादेश की करेंसी को टक्का कहा जाता है। आज एक बांग्लादेशी टक्के के बदले 2.30 रुपये पाकिस्तानी आते हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इसके बरक्स तंजली का शिकार रहा। 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी 460 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान में रहने वालों की फ़ी का आमदनी $1600 है, जबकि बांग्लादेश की $2800 है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व $4 बिलियन के करीब है, जबकि आज भी बांग्लादेश की फ़ॉरेन रिज़र्व $21 बिलियन के हैं। पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ हिस्सा $55 मिलियन का सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है, जबकि पाकिस्तान $3 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। आज़ादी के वक्त ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था, लेकिन आज इसकी चंद सालों में तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज ये जनूबी एशिया की दूसरी और एशिया की 10वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है।
بنگلہ دیش کی سب سے اہم ایکسپورٹ ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں۔ 1980 سے بنگلہ دیش نے سب سے زیادہ توجہ ریڈی میڈ گارمنٹس پر دی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کیسے تباہ ہوئی اور بنگلہ دیش ٹیکسٹائل میں بہت آگے نکل گیا۔ اس کی کچھ وجوہات میں سے چند یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی فیکٹریوں میں خواتین کم اجرت میں کام کرتی ہیں، سستی بجلی اور ٹیکس فری جیسی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کم قیمت میں معیاری مصنوعات پیدا ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں عدم سیاسی استحکام رہا، بجلی اور گیس مہنگی کر دی گئی، جس کے بعد پاکستان ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بنگلہ دیش کی پالیسیوں نے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس کے بعد پاکستان کے ٹیکسٹائل برانڈ نے بنگلہ دیش میں بھی کام شروع کر دیا، جس میں کرسنٹ ٹیکسٹائل، مل احمد ٹیکسٹائل، نشاد ملز لمیٹڈ اور الکرم ٹیکسٹائل وغیرہ شامل ہیں۔ آج ان کمپنیوں کی پروڈکشن کا بہت سا حصہ بنگلہ دیش میں تیار کیا جاتا ہے، جس سے بنگلہ دیش میں روزگار کی فراہمی ہوئی۔ یہ سب کچھ بنگلہ دیش کی کاروبار دوست پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، آج پاکستان کے پاس دوبارہ انڈسٹری کو زندہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ نے ٹی وی پر سنا ہوگا، امریکہ نے پوری دنیا پر مختلف ٹیکس ٹیرف لاگو کیے ہیں۔ مطلب امریکہ جن ممالک سے سامان خریدے گا، اس ممالک پر ایک ٹیکس پرسنٹیج ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی امریکن بنگلہ دیش سے سامان خریدے گا تو اسے 37% ٹیکس دینا ہوگا، لیکن اگر کوئی امریکن کمپنی پاکستان سے سامان خریدے گی تو اسے 29% ٹیکس دینا ہوگا۔ اس لیے پاکستان امریکہ کی اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کا کیپٹل ڈھاکہ ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور گنجان آبادی والا شہر ہے۔ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے، جس کی کل آبادی 1 کروڑ 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 306 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں ہر کلومیٹر میں 44,500 لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر نیپال سے نکلنے والی ندی گنگا کے کنارے واقع ہے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی انڈسٹری ہب بھی ہے۔ پورے بنگلہ دیش کی اکنامی کی انکم کا 35% حصہ ڈھاکہ سے آتا ہے۔ ڈھاکہ سٹی میں ٹریفک اور رش آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ اس شہر میں 6 لاکھ سے زیادہ سائیکل رکشہ موجود ہے، جو اسے دنیا کے دوسرے شہروں میں منفرد بناتے ہیں۔ اسے رکشہ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ ٹریفک جام اس شہر میں بہت زیادہ رہتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ کے مطابق یہاں روزانہ 6 گھنٹے تک ٹریفک جام ضرور رہتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ حصے بہت صاف ستھرے ہیں، لیکن بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں گندگی اور پولیوشن بہت زیادہ ہے، لیکن اس گندگی کے باوجود لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو زیادہ تر جواب تھا ہاں۔ الحمدللہ، اور یہ تبدیلی خاص طور پر حسینہ واجد کے اس ملک سے بھاگ جانے کے بعد آئی، یہاں تک کہ اس ملک کو آزاد کروانے والے مجیب الرحمان کے پتلے بھی گرا دیے گئے۔ دوستو، کاول ڈھاکہ کے علاقے میں نواب پور روڈ میں اگر آپ جائیں گے تو کئی گھنٹے تک آپ ٹریفک جیم میں پھنس جائیں گے۔ ہر طرف سائیکل رکشہ ہی نظر آئے گا۔ بنگلہ دیش نے معاشی ترقی تو کی، لیکن انفراسٹرکچر میں زیادہ ڈیولپمنٹ آج بھی نہیں ہے۔ ٹرین میں کھڑے ہو کر اور یہاں تک کہ ٹرین کی چھتوں پر بھی بیٹھ کر سفر کرنا یہاں عام بات ہے۔ آپ نے شاید پوری دنیا میں اس سے زیادہ رش والی ٹرین کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دوستو، ڈھاکہ سٹی کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 6000 سے زیادہ مساجد موجود ہیں۔ بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ 76% کے قریب ہے، مطلب 76% لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں۔ ڈھاکہ میں بہت سی تاریخی بلڈنگز بھی موجود ہیں، جن میں لال باغ، فورٹ حسن منزل، میوزیم اور قدیم مساجد شامل ہیں۔ ڈھاکہ سے رات کے وقت لوگ کروزر پر بھی سفر کرتے ہیں۔ اس کو ٹائٹینک آف بنگلہ دیش بھی کہتے ہیں۔ یہ رات کو چلایا جاتا ہے۔ اس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی آپ کو نظر آئے گی۔ سب سے نیچے ایریا کی ٹکٹ سب سے کم ہوتی ہے، جس کا کرایہ صرف $4 ہے، اور اوپر والی منزل میں کمرے بنائے گئے ہیں، جس کا کرایہ $50 سے $100 تک ہوتا ہے۔ جو بھی ٹورسٹ بنگلہ دیش آتا ہے اس سفر کا مزہ ضرور لیتا ہے، کیونکہ یورپ اور دوسرے ممالک کی نسبت یہ بہت سستا ہے۔ ڈھاکہ سٹی میں اسٹریٹ فوڈ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہر جگہ موجود ہیں۔ مہنگائی بھی اس ملک میں پاکستان کی نسبت کم ہے۔ ڈھاکہ سٹی میں گلشن کا علاقہ سب سے ڈیولپ ایریا ہے۔ یہ علاقہ آپ کو باقی ڈھاکہ کی نسبت صاف ستھرا نظر آئے گا، اور اونچی عمارتیں بھی اس علاقے میں موجود ہیں۔ یہاں زیادہ تر امیر لوگ رہتے ہیں۔ شاپنگ مال اور برانڈز کی شاپس بھی اس ایریا میں موجود ہیں۔ دوستو، مچھلی اس ملک میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں لوگوں کا روزگار بھی اسی پیشے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ پرسن کی بڑی تعداد میں اس ملک میں پیداوار کی جاتی ہے، جو رسی تیار کرنے کے کام آتی ہے۔ ڈھاکہ کے کھانے بھی پاکستان کی طرح ہیں۔ یہاں بھی زیادہ تر لوگ اسپائسی کھانا پسند کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کولا بورتا بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، جو املی، لیمو، کچے کیلے اور مختلف مثالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ کے گول گپے بھی بہت فیمس ہیں۔
दाल और बकरे के पाए भी यहाँ लोग शौक से खाते हैं। चलें अब ढाका से चलते हैं नरियानगंज, जो ढाका के करीब वाक़या है। इसे टेक्सटाइल कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर में बड़ी तादाद में कपड़े की फैक्ट्री मौजूद है। बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा शहर चिट्टागांग है। इस शहर में मुल्क की सबसे बड़ी पोर्ट है। पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इसी शहर में की जाती है। इस कंट्री में दरिया बहुत ज़्यादा बहते हैं और ये तमाम दरिया बे ऑफ बंगाल में आकर गिरते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की मिट्टी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ मानी जाती है। चलें अब आपको दिखाते हैं बांग्लादेश की खूबसूरती, जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। कपाती लीक ऐसी लीक है जो मस्ता तौर पर तैयार की गई है। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका फ़ायदा बांग्लादेश को खूबसूरती के साथ साथ बिजली बनाने की सूरत में भी होता है। इस जगह 50 से ज़्यादा एयरलैंड मौजूद हैं। अगर इन्हें ऊपर से देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आती है। यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह इस मुल्क में भी फ्लोटिंग मार्केट मौजूद है, जिसमें कश्तियों पर सामान बेचा जाता है। रोम मॉस्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। ये बांग्लादेश की शहर बेगैरत में मौजूद है, जिसमें बड़ी तादाद में गुंबद मौजूद हैं और ये मस्जिद अपने आर्किटेक्चर की वजह से मुनफरद हैसियत रखती है। दोस्तों, एक ज़माने में यहाँ लोग बुत परस्त थे। इस्लाम 13वीं सदी में इस खित्ते में आया। इसी वजह से आज भी 8वीं सदी के बुत मत के टेम्पल मौजूद हैं। इस टेम्पल को पहाड़ियों टेम्पल कहा जाता है। इसकी शक्ल पिरामिड की तरह बनाई गई है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। लैंग लोग वाटरफॉल भी इस मुल्क की सबसे फेमस वाटरफॉल है, जिसका मंजर देखने लायक है। दोस्तों, इंडिया के शहर कोलकाता से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं, जिसके लिए बस भी चलाई गई है और इसको आपस में मिलाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा पुल भी बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपका कुछ अरसा पहले सुना होगा कि शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग गई थी। इसकी क्या वजह थी, चलें इसको जानने की कोशिश करते हैं। 2024 अगस्त के महीने में ऐसा क्या हुआ था कि सब सड़कों पर आ गए थे। तलबा ने बहुत ज़ोरदार एहतजाज शुरू किया था। 1971 में बांग्लादेश ने अलग होने के बाद आर्मी के साथ मिलकर एक कानून पास किया कि जो लोग 1971 की जंग में शरीक थे, इनके बच्चों को 30% सरकारी नौकरियों का कोटा दिया जाएगा और बाकी मुल्क के नौजवानों के लिए सिर्फ 40% का कोटा रखा गया। जंग में शरीक चंद हज़ार फौजियों के बच्चों के लिए 30% नौकरियां, जबकि करोड़ों नौजवानों के लिए 40% नौकरियां रखी गई थीं। जिसके बाद नौजवान सड़कों पर निकल आए कि हम करोड़ों का हक चंद हज़ार लोगों को दिया जा रहा है। जिसके बाद हालात कशीदा हुए और स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया कि सिर्फ फ़ौज के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जाएंगी, बल्कि सबको मेरिट पर दी जाएं। लेकिन शदीद एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा और अदालतों को इस कानून को ख़त्म करना पड़ा। ये थे इस वाक़े की असल वजह। इसके बाद शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग गई। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिसने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।